आज जब हम इस गहरी चर्चा के लिए बैठे हैं ना, तो मेरे जहन में बस एक ही चीज बार बार घूम रही है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना सोचने पे मजबूर कर रही है? मतलब जब भी हम सुरक्षा या हिफाजत शब्द सुनते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े ताले, कंक्रीट की दीवारें, या शायद कोई बहुत ही आधुनिक अलार्म सिस्टम। बिल्कुल, इंसान हमेशा सुरक्षा को एक बहुत ही ठोस और भारी भरकम चीज ही मानता है। हाँ, एकदम सही। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें ना, बचपन की उन धुंधली और प्यारी यादों में जाएं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। बचपन में दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह कोई इमारत या लोहे का दरवाजा तो था ही नहीं। मुझे अंदाजा लग रहा है कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। वो बस कुछ मीटर लंबा, सूती या सिल्क का एक बेहद साधारण सा कपड़ा हुआ करता था। मतलब उसमें कोई वैज्ञानिक इंजीनियरिंग नहीं थी, कोई तकनीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दुनिया का सबसे अभेद्य सुरक्षा कवच था। वाकई। और मजे की बात तो ये है कि वो कवच हमेशा मौजूद रहता था। मतलब किसी भी भारी भरकम किले से ज्यादा मजबूत और फिर भी इतना हल्का कि बस हवा में लहरा सके। माँ का पल्लू। हाँ, माँ का पल्लू। आज हमारा मकसद सिर्फ एक कपड़े के टुकड़े पर बात करना नहीं है। जी बिल्कुल। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे साड़ी का वो बहता हुआ किनारा सिर्फ एक फैब्रिक नहीं था। मतलब वो भावनाओं, परम सुरक्षा और एक ऐसे निस्वार्थ प्रेम का पूरा ब्रह्मांड था, जिसे शायद आज शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। सही बात है। और अगर हम मनोविज्ञान और मानव विकास के नजरिए से देखें ना, तो बचपन की ये छोटी छोटी बातें दरअसल हमारी सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की नींव होती हैं। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। हाँ, जिसे हम साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी कहते हैं। इंसान दुनिया को किस नजरिए से देखेगा, उसका आत्मविश्वास कैसा होगा, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन के शुरुआती सालों में उसे कैसा आश्रय मिला। अच्छा। और उसे खास दौर में वो सारा का सारा आश्रय सीधे तौर पर माँ के उसी पल्लू से जुड़ा हुआ था। वाकई जब बचपन की उन स्मृतियों में वापस लौटते हैं, तो वो एहसास आज भी इतना ताज़ा लगता है मानो कोई फिर से उसी पल्लू की छाव में जाके छिप गया हो। बिल्कुल, वो एक बहुत ही सुरक्षित कोना हुआ करता था। तो चलिए इस बात की तह तक जाते हैं कि आखिर ये जादू काम कैसे करता था। शुरुआत करते हैं घर की उन रोजमर्रा की चीजों से, जहां माँ का पल्लू बिना किसी शोर शराबे के हर मर्ज की दवा बन जाता था। हाँ, वो छोटी छोटी चीजें जो रोज होती थी। मतलब अगर रसोई के उन पुराने दृश्यों को याद किया जाए, चूल्हे पर दूध उबल रहा है या कोई बर्तन खौल रहा है, आज तो हमारे पास सिलिकॉन के मोटे ओवन मिट्स होते हैं। जी, लेकिन तब तो ऐसा कुछ नहीं होता तो था। वो पल्लू ही काम आता था। एक झटके में पल्लू का कोना मुड़ा और गर्म बर्तन सुरक्षित तरीके से नीचे आ गया। कोई खास तैयारी की जरूरत ही नहीं। और रसोई तो सिर्फ एक शुरुआत थी। दरअसल वो पल्लू एक निरंतर चलने वाली केयर गिविंग प्रक्रिया का हिस्सा था। वो घर के हर कोने में सक्रिय रहता था। अरे सफाई के मामले में तो वो एक परम अस्त्र था। हाँ, मतलब बच्चे खेलकर बाहर से आ रहे हैं, पूरे धूल और मिट्टी में सने हुए हैं, पसीने से तरबतर, नाक बह रही है। हाँ हाँ, ऐसे में वो पल्लू ही सबसे पहला तौलिया होता था जो चेहरे का पसीना और मिट्टी साफ करता था। और खाना खाने के बाद की बात ही ले लीजिए। हाथ और मुंह पोंछने के लिए। बिल्कुल, आजकल तो डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पेपर नैपकिन्स और महंगे वेट वाइप्स रखे होते हैं। फैंसी माइक्रोफाइबर तौलिया आ गए बाजार में। सही कह रहे हैं। लेकिन अगर सच कहा जाए ना, तो वो आधुनिक चीजें बहुत ही ठंडी और यांत्रिक लगती हैं मुझे। वो सिर्फ गंदगी हटाती हैं। दूसरी तरफ माँ का पल्लू एक जादुई मल्टी टूल की तरह था। जादुई मल्टी टूल, ये बहुत ही सटीक तुलना है। उस खुरदुरे सूती कपड़े से मुंह पोछे जाने में जो एक अजीब सा सुकून और गर्माहट थी, वो दुनिया के किसी भी मखमली कपड़े में क्यों नहीं मिलती? ऐसा क्या था उस साधारण से कपड़े में जो महंगे वेट वाइप्स में नहीं है? यहाँ पर असल में स्पर्श की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ टच काम कर रही होती है। अच्छा। हाँ, और साथ ही संवेदी स्मृति, जिसे हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं। जब हम महंगे वेट वाइप्स की बात करते हैं, तो वो एक रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया है, बस गंदगी साफ हो गई। बिल्कुल, सिर्फ एक काम पूरा हो गया। लेकिन जब एक माँ पल्लू से बच्चे का चेहरा पोंछती है, तो वो महज गंदगी नहीं हटा रही होती। वो पल्लू कोई साधारण कपड़ा नहीं होता, उसमें एक पूरा का पूरा ऑल्फैक्टरी प्रोफाइल बसा होता है। ऑल्फैक्टरी प्रोफाइल मतलब गंध या महक से जुड़ा कुछ। एकदम सही। उसमें रसोई के मसालों की हल्की सी महक होती है, माँ की मेहनत के पसीने की गंध होती है, और सबसे बढ़कर उसके अपनत्व की वो पहचानी हुई खुशबू होती है। तो मतलब वो महक असल में दिमाग के साथ कुछ खेल कर रही होती है। बिल्कुल। मानव मस्तिष्क में गंध को पहचानने वाला हिस्सा सीधे एमिग्डाला से जुड़ा होता है।
एमिगडाला हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो भावनाओं और यादों को प्रोसेस करता है। जब वो पल्लू चेहरे को छूता है और वो पहचानी हुई गंध दिमाग तक पहुंचती है, तो दिमाग तुरंत एक केमिकल सिग्नल भेजता है जो कहता है तुम सुरक्षित हो। वाह, मतलब माँ बिना कुछ कहे उस स्पर्श के जरिए ये संदेश दे रही होती है कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ। जी, ये जो निरंतर देखभाल का एहसास था, ये बच्चे के अवचेतन मन में एक अटूट विश्वास पैदा करता था। इसलिए वो कपड़ा खुरदरा होने के बावजूद दुनिया का सबसे मुलायम एहसास देता था। ये मैं यहाँ हूँ वाला एहसास वाकई बहुत ताकतवर होता है। मतलब वो कोई साधारण सफाई नहीं थी, वो एक इमोशनल ग्राउंडिंग थी। बिल्कुल। और यहीं से बात एक कदम और आगे बढ़ती है, क्योंकि वो पल्लू सिर्फ सफाई या देखभाल तक सीमित नहीं था, वो धीरे धीरे एक परम रक्षक और एक सबसे बड़े हीलर में बदल जाता था। हीलर के रूप में वो बहुत कमाल का था। मुझे एक बहुत ही आम सी घटना याद आ रही है जो शायद हर घर की कहानी रही होगी। खेलते हुए आंख में कुछ कचरा चला जाना। अरे हाँ, आंख लाल हो जाती थी, पानी बहने लगता था। और इसका इलाज क्या होता था? माँ तुरंत आती थी, अपने पल्लू के छोर को गोल गोल घुमाकर एक छोटी सी पोटली जैसी बनाती थी, अपने मुंह से उस पर जोर से गर्म सांस छोड़ती थी और फिर उस भाप वाले गरम पल्लू को आंख पर रख देती थी। बिल्कुल। और ये कोई मजाक नहीं है, दर्द सच में छूमंतर हो जाता था। वो गर्माहट किसी भी आधुनिक आई ड्रॉप से ज्यादा तेज काम करती थी। पर मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि ऐसा होता कैसे था? एक कपड़े की भाप दर्द कैसे खींच सकती है? ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है और इसके पीछे विज्ञान और मनोविज्ञान का एक बहुत ही सटीक मिश्रण काम करता है। इसे सिर्फ एक पुराना नुस्खा नहीं कहा जा सकता। अच्छा, तो इसके पीछे भी विज्ञान है? जी, जब हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं तो सबसे पहले आता है गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। गेट कंट्रोल थियरी, ये क्या होती है? ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक सिद्धांत है। देखिए, जब आंख में कचरा जाता है तो दर्द के सिग्नल्स दिमाग तक पहुंचते हैं। लेकिन जब माँ अचानक से वो गर्माहट आंख पे रखती है तो थर्मल रिसेप्टर्स यानी गर्माहट महसूस करने वाली नसें सक्रिय हो जाती हैं। ये नसें दर्द के सिग्नल से ज्यादा तेज होती हैं। अच्छा, तो वो दिमाग के गेट को दर्द के लिए बंद कर देती हैं और दिमाग सिर्फ उस गर्माहट पर फोकस करने लगता है। वाह, मतलब गर्माहट ने दर्द के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल। और इसके साथ जुड़ता है प्लेसीबो इफेक्ट और वो सेंसरी मेमोरी जिसकी हमने अभी बात की। घबराहट के समय सबसे ज्यादा जरूरत सांत्वना की होती है। ये तो है। जैसे ही वो पल्लू आंख पर आता है, माँ की गंध और उसकी गर्माहट से शरीर में कॉर्टिजोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर तुरंत गिर जाता है। तो तनाव कम होते ही दर्द भी कम हो जाता है। हाँ, दर्द शारीरिक रूप से कम महसूस होता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चा पूरी तरह शांत हो जाता है। वो गरम पल्लू सिर्फ सिकाई नहीं कर रहा था, वो दिमाग के पैनिक बटन को बंद कर रहा था। ये बात तो सच में हैरान करने वाली है कि एक साधारण सी क्रिया के पीछे इतना गहरा विज्ञान छिपा था। और वो पल्लू सिर्फ दर्द खींचने वाला हीलर ही नहीं था, वो एक जादुई ढाल भी था। जादुई ढाल, बिल्कुल। वो अनुभव तो और भी कमाल का होता था जब घर से बाहर बाजार की भीड़-भाड़ वाली सड़क पर चलना होता था। तब माँ का पल्लू कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया जाता था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया हो। एकदम सही। वो पल्लू पकड़े रहने पर ऐसा महसूस होता था मानो पूरी दुनिया मुट्ठी में है और कोई भी भीड़ या अजनबी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। घर में भी कोई नया मेहमान आ जाए तो बच्चा दौड़कर उसी पल्लू के पीछे छिप जाता था। इस अदृश्य सुरक्षा कवच को बाल विकास मनोविज्ञान में स्ट्रेंजर एंजाइटी के संदर्भ में देखा जाता है। स्ट्रेंजर एंजाइटी मतलब अजनबियों से डर। जी, छोटे बच्चों के लिए बाहरी दुनिया, नए चेहरे, बाजार का शोर, ये सब सेंसरी ओवरलोड होता है। उनका दिमाग इतने सारे नए सिग्नल्स को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता, जिससे घबराहट पैदा होती है। ऐसे में उन्हें एक सेफ हाउस की जरूरत होती है। तो क्या वो पल्लू एक चलते फिरते सेफ हाउस का काम करता था? एकदम सही। जब बच्चा पल्लू को मुट्ठी में पकड़ता है तो वो असल में एक फिजिकल टीथर यानी एक लंगर का निर्माण करता है। मनोविज्ञान में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लंगर मतलब जैसे जहाज को बांधने वाला लंगर? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। पल्लू पकड़ने से बच्चे का सारा कॉग्निटिव लोड यानी दिमागी बोझ माँ की ओर ट्रांसफर हो जाता है। अब बच्चे को खतरे स्कैन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो एक ऐसे मुख्य सिस्टम से जुड़ा हुआ है जो उसकी रक्षा करेगा। जी, वो पल्लू एक तरह का मनोवैज्ञानिक तार था जिसके जरिए माँ का आत्मविश्वास सीधे बच्चे तक पहुंचता था। ये बात तो समझ में आती है कि भीड़ से बचने के लिए वो एक मनोवैज्ञानिक लंगर था। लेकिन एक बात मुझे हमेशा से परेशान करती है।
जब मौसम की बात आती है तो भौतिक विज्ञान काम क्यों नहीं करता? आप ठंड या बारिश की बात कर रहे हैं ना? हाँ, कड़ाके की सर्दी है, बच्चा माँ की गोद में सो रहा है और ऊपर से बस वो पल्लू ढका हुआ है। या फिर अचानक भारी बारिश आ गई तो सिर के ऊपर खींचकर वही पल्लू दुनिया का सबसे सुरक्षित छाता बन गया। अगर तार्किक रूप से देखा जाए तो सूती या सिल्क का वो पतला सा कपड़ा न तो ठंड रोक सकता है और ना ही पानी। फिर वो गर्माहट सर्दी से कैसे जीत जाती थी? यहाँ बात कपड़े की मोटाई या उसके थर्मल इंसुलेशन की नहीं है। जब सर्दी या बारिश में माँ बच्चे को पल्लू में लपेटती है तो असल में वो अपनी शारीरिक गर्माहट उस छोटे से माइक्रो क्लाइमेट में ट्रांसफर कर रही होती है। अच्छा, माँ की अपनी गर्माहट। और उससे भी बड़ी बात है साइकोलॉजिकल शिवरिंग का कम होना। साइकोलॉजिकल शिवरिंग मतलब डर से कांपना। हाँ, जब इंसान असुरक्षित महसूस करता है तो उसे ठंड ज्यादा लगती है क्योंकि घबराहट शरीर के तापमान को प्रभावित करती है। वाकई ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जब बच्चा पल्लू में लिपटता है तो उसे ये एहसास होता है कि कोई उसके लिए खुद को ढाल बना रहा है। वो परम सुरक्षा की भावना शरीर को रिलैक्स कर देती है। इसलिए वो पल्लू सिर्फ मौसम से नहीं बल्कि अकेलेपन और असुरक्षा की ठंड से बचाता था। क्या बात है, अकेलेपन और असुरक्षा की ठंड से बचाना, ये सच में बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन अगर हम इस भावना से थोड़ा बाहर निकलें तो बचपन की यादों में एक बहुत ही रोमांचक हिस्सा भी मिलता है। वो क्या? वो पल्लू सिर्फ एक ढाल या हीलर नहीं था, बल्कि वो एक जादुई झोले में भी बदल जाता था। आंगन में पेड़ से फूल गिरे हों या ताजे फल टूटे हों तो उन्हें इकट्ठा करने के लिए कोई टोकरी नहीं ढूंढी जाती थी। अरे हाँ, माँ पल्लू को आगे करके उसके एक झोली बना लेती थी। बिल्कुल, और सब कुछ उसी में समेट लेती थी। कभी उसमें खेत से आया अनाज होता तो कभी मंदिर का प्रसाद। और मुझे लगता है कि इसी झोली के साथ एक और बहुत दिलचस्प पहलू जुड़ा है जिसका जिक्र हर घर की कहानी में होता है। आप पल्लू की गांठ की बात कर रही हैं? जी हाँ, पल्लू की वो गांठ। घर की कोई भी छोटी मोटी चीज खो जाए, कोई चाबी या कोई जरूरी कागज, तो माँ तुरंत अपने पल्लू के एक छोर में एक गांठ बांध देती थी। ये एक ऐसा टोटका था जिसके पीछे ये अटल विश्वास होता था कि अब वो खोई हुई चीज पक्का मिल जाएगी। और मजे की बात तो यह है कि अक्सर वो चीज चमत्कारिक रूप से मिल भी जाती थी। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं यहाँ थोड़ी सी असहमति जताऊं, मुझे हमेशा लगता है कि ये सिर्फ एक कंफर्मेशन बायस है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मतलब हम सिर्फ उन घटनाओं को याद रखते हैं जब गांठ बांधने से चीज मिल गई, और उन 50 बार को भूल जाते हैं जब कुछ नहीं मिला। क्या वो खोई हुई चीजें मिलने वाला टोटका वाकई कोई काम करता था या वो सिर्फ एक अंधविश्वास था? उनको गहराई से समझें तो ये एक बहुत ही कारगर कॉग्निटिव रीसेट था। कॉग्निटिव रीसेट? वो कैसे? देखिए, जब इंसान की कोई चीज खो जाती है तो दिमाग तुरंत पैनिक स्टेट में चला जाता है। कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है और दिमाग का फ्रंटल लोब, जो तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार है, वो ठीक से काम करना बंद कर देता है। इंसान का ध्यान बढ़ जाता है और वो एक ही जगह बार बार पागलों की तरह ढूंढने लगता है। हाँ, ऐसा तो सबके साथ होता है। चीज सामने रखी होती है और घबराहट में दिखाई नहीं देती। बिल्कुल। और यहीं पर वो गांठ काम आती थी। पल्लू में गांठ बांधना असल में एक शारीरिक और मानसिक पॉज बटन था। अच्छा, एक ब्रेक की तरह। जी, जैसे ही माँ गांठ बांधती थी, वो अवचेतन रूप से खुद को ये संदेश दे रही होती थी कि मैंने ये समस्या अब यूनिवर्स के हवाले कर दी है। इसे एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ एंजाइटी कहते हैं। मतलब उसने अपनी घबराहट को उस गांठ में बांधकर अलग रख दिया। एकदम सही। ऐसा करते ही दिमागी तनाव कम होता था, पैनिक खत्म होता था और फ्रंटल लोब वापस सक्रिय हो जाता था। शांत दिमाग से पेरिफेरल विजन बेहतर काम करता है और चीजें आसानी से नजर आ जाती हैं। तो जादू उस कपड़े की गांठ में नहीं था, जादू उस गांठ से मिलने वाले मानसिक सुकून और फोकस में था। मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। मतलब वो एक पुराना टोटका दरअसल एक बहुत ही एडवांस्ड माइंडफुलनेस तकनीक थी। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी गांठ से जुड़ा एक और जादू था। वो गांठ बच्चों के लिए किसी चलते फिरते बैंक या मिनी लॉकर जैसी होती थी। अरे हाँ, वो सिक्के। किस्मत अच्छी रही तो कभी-कभी उस गांठ को खोलने पर उसमें से कोई छिपा हुआ 54, 58 या 1 रुपए का सिक्का जादुई तरीके से निकल आता था। वो बिल्कुल किसी जादूगर की टोपी जैसा था। अचानक से कुछ भी निकल सकता है। वो सिक्के तो उस चलते फिरते बैंक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे। अगर उस दौर के सामाजिक ढांचे को देखा जाए तो माताओं के पास शायद अपनी कोई बहुत ज्यादा आर्थिक स्वतंत्रता या अलग से पर्स नहीं होते थे। सही बात है। लेकिन वो पल्लू की गांठ उनका अपना एक छोटा सा
गुप्त वित्तीय खजाना होती थी। और एक बच्चे के लिए तो वो सिक्का किसी लॉटरी से कम नहीं होता था। क्योंकि वो सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था, वो बच्चे के लिए इस बात का प्रतीक था कि माँ के पास हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ संजो कर रखा हुआ है। चाहे बाहर की दुनिया में कितनी भी कमी क्यों ना हो, माँ की उस गांठ में हमेशा एक सरप्राइज, एक खुशी मौजूद है। ये भौतिक से कहीं ज्यादा एक भावनात्मक खजाना था, जो बच्चे को दुनिया का सबसे अमीर इंसान महसूस कराता था। एक भावनात्मक खजाना, ये बहुत ही सटीक बात है। पल्लू सिर्फ सूत या सिल्क के धागों से नहीं बुना था। ये बिना शर्त प्यार, एक परमाश्रय और उस गहरी सुरक्षा की भावना से बुना हुआ था। बिल्कुल। लेकिन इन सारी बातों को गहराई से समझते हुए एक अजीब सी उदासी भी घेर लेती है, क्योंकि जैसे जैसे हम उस पुराने दौर से निकलकर आज की सच्चाई में वापस आते हैं, तो ये साफ दिखता है कि वो पल्लू, वो चलता फिरता सेफ हाउस, अब समाज से धीरे धीरे गायब हो रहा है। ये सामाजिक और व्यावहारिक बदलाव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। पहनावा समय के साथ बदलता है, काम की सहूलियत के हिसाब से बदलता है। बात बिल्कुल सच है। आज के समय का ये गहरा विरोधाभास है। आज माएं बहुत ही व्यवहारिक कपड़े पहनती हैं, जीन्स, टी शर्ट या ऐसे कपड़े जो इस तेज भागदौड़ भरी जिंदगी में आरामदायक हों। और ये जरूरी भी है आज के वक्त में। जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन जब हम इस बारे में सोचते हैं तो एक कसक सी उठती है कि आज की पीढ़ी शायद कभी उस गर्माहट और उसके असली मायने को समझ ही ना पाए। जीन्स और टी शर्ट में वो जादुई आलिंगन कहाँ से आएगा? छिपने की वो जगह अब नहीं है। पसीना पोंछने वाला वो खुरदरा लेकिन प्यार भरा कोना, वो सुकून अब एक खोई हुई धरोहर सा लगता है। प्रतीक के खोने का दुख है, जिसे हम विजुअल सिंबल कहते हैं। हाँ, एक विजुअल सिंबल। आज की माएं भी अपने बच्चों से उतना ही गहरा प्यार करती हैं, वे भी उनके लिए ढाल बनती हैं। लेकिन उस पल्लू का जो एक भौतिक विकल्प था, जो बच्चे के हाथ में 24 घंटे मौजूद रहता था, जिसे वो मुट्ठी में भींच सकता था, उसका कोई सीधा विकल्प ढूंढना आज की पीढ़ी के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। हम यहाँ किसी बदलाव का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो छूट गया है उसके सम्मान में ये गहरी चर्चा कर रहे हैं। जी। हमारी यादों में दर्ज उन सभी माताओं का जिक्र है जिनके साड़ी के पल्लू में हमारे बचपन की अनगिनत यादें समाई हुई थीं। उन माताओं ने बिना किसी शिकायत के उस एक कपड़े से ना जाने कितनी भूमिकाएं निभाईं। एक डॉक्टर की, एक जादूगर की, एक रक्षक की और एक चलते फिरते बैंक की। और ये चर्चा इस बात को भी रेखांकित करती है कि भले ही समय और पहनावा बदल जाए, लेकिन इंसान की बुनियादी ज़रूरतें, सुरक्षा का एहसास, स्पर्श और मनोवैज्ञानिक आश्वासन कभी नहीं बदलते। सही कहा। और इसी बात से एक बहुत ही बड़ा और गहरा विचार मन में आता है, जिस पर रुककर सोचने की जरूरत है। हमने देखा कि कैसे वो साधारण सा सूती कपड़ा एक बच्चे की पूरी मनोवैज्ञानिक नींव तैयार करता था। जी। आज के इस तेज और आधुनिक दौर में जब वो भौतिक पल्लू गायब हो रहा है, तो अनजाने में उस सुरक्षा की जगह कोई और ले रहा है। अक्सर देखा जाता है कि जब आज कोई बच्चा रोता है या घबराता है, तो उसे शांत करने के लिए एक स्मार्टफोन या टैबलेट पकड़ा दिया जाता है। ये तो बहुत आम नजारा है आजकल। कपड़े की उस गर्माहट, उस गंध और उस स्पर्श की भाषा की जगह अब एक ठंडी चमकती हुई स्क्रीन ने ले ली है। बिल्कुल। ऐसे में ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब इंसान का पहला सेफ हाउस किसी इंसान के स्पर्श के बजाय डिजिटल पिक्सल्स और कांच का बन जाए, तो आने वाली पीढ़ी का मनोवैज्ञानिक विकास कैसा होगा? क्या हम भावनाओं को शांत करने के लिए डिजिटल विकल्प पर पूरी तरह निर्भर होते जा रहे हैं? यही वो सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी इंसान को गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर किसी नए विषय की गहराइयों में उतरेंगे। तब तक के लिए अलविदा।